guys, what's up? वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज़ क्या हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यूज़ क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फर्म्स के रेवेन्यू कर्व्स डिफरेंट मार्केट्स में किस तरह से बनाए जाएंगे वो भी आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाउ रेवेन्यू कर्व रिप्रेजेंट लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे। देन लेट्स स्टार्ट। रेवेन्यू, मान लो कोई फर्म है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है और सेल करने से जो उसे मनी रिसीव हो रही है वो मनी रिसीट या सेल रिसीट रेवेन्यू कहलाएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई फर्म है, वो 1000 बैग्स बना रही है और उन 1000 बैग्स को आगे फर्दर 10,000 रुपीज़ में वो सेल कर रही है। तो ये जो 10,000 रुपीज़ होंगे वो उस फर्म के लिए क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं रेवेन्यू का फार्मूला। रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए, प्रॉफिट जितना भी मार्जिन है वो पता होना चाहिए। तो कॉस्ट क्या हुआ, कॉस्ट मीन्स कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 1000 बैग्स का, तो इन 1000 बैग्स को बनाने का कितना खर्चा आया। लाइक बैग्स बनाने के लिए कपड़ा चाहिए होगा, जिप चाहिए होगी, कुछ लेबर चाहिए होगी, तो ये सारे खर्चे मिलाकर लगभग 8000 रुपीज़ का खर्चा हो गया, हमने ये एज्यूम किया इधर। एंड कोई भी फर्म है वो कुछ प्रॉफिट लेने के लिए ही बिजनेस स्टार्ट करती है, तो जो उसका प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, वो भी ऐड किया जाएगा और जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करके आएगा वो रेवेन्यू होगा। ठीक है, एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो देखिए प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मीन्स कि जो भी रिसीट्स हमें हो रही है, टोटल रिसीट्स, जैसे कि ऊपर एग्जांपल में 10,000 रुपीज़ हमने एज्यूम किया था, तो इन 10,000 रुपीज़ से जब हम 8,000 रुपीज़ कॉस्ट को कम कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो कि किसी भी फर्म का मार्जिन होगा वो प्रॉफिट होगा। यहाँ पर 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट निकल कर आया। ठीक है, अब देखते हैं कि रेवेन्यू को आगे किस तरह से फर्दर डिस्कस किया जा सकता है। तो रेवेन्यू 3 तरह का हो सकता है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल मनी रिसीट ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन आउटपुट। तो जितना भी आउटपुट किसी फर्म का है उस सारे को हम सेल कर देते हैं और उस सेल के थ्रू जो हमें टोटल मनी रिसीव होगी, वो टोटल मनी जो भी रिसीव होगी वो होगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसका फार्मूला ऐसे जाएगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम किया कि जो एवरेज रेवेन्यू है, जिसको कि हम प्राइस भी बोल सकते हैं, वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, और जो आउटपुट है वो 100 यूनिट्स हैं। तो इन 100 यूनिट्स को 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगी वो टोटल रेवेन्यू होगा। चलिए अब देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको कि हम MR से भी डिनोट कर देते हैं, और एवरेज टोटल रेवेन्यू को TR से हम डिनोट कर सकते थे। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड, यानी कि एक यूनिट अगर हम एक्स्ट्रा सेल कर देते हैं तो उसके थ्रू हमें कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि हम 10 यूनिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट सेल करने से हमें 10,000 रुपीज़ की अर्निंग हो रही थी, और जब हमने 11th यूनिट सेल करी तो हमें 10,500 की अर्निंग्स हो गई। ठीक है, रिसीट्स इतनी हो गई। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से हमें जो रिसीट्स में, जो रेवेन्यू में जो चेंज आया, 500 का चेंज आया, ये तो ये वाला चेंज होगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो भी रेवेन्यू में चेंज आएगा वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, और इसका फार्मूला ऐसे होगा, MR इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। TRN टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि
जो हम जितनी हम सेल कर रहे हैं इधर, जैसे कि TRN इधर हो गया, इस एग्जांपल में 10,500 और TRN-1 मीन्स की टोटल रेवेन्यू ऑफ N-1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि N जो यूनिट है उससे पीछे वाली यूनिट, यानी कि 11th यूनिट थी 10,500, तो इससे पीछे वाली यूनिट 10th यूनिट थी, तो उसका प्राइस कितना था, 10,000 रुपये उसका रेवेन्यू था। सॉरी, ये रेवेन्यू हमें रिसीव हो रहा था, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 500 रुपये। तो ये फार्मूला मार्जिनल रेवेन्यू का होगा जब एक यूनिट में इंक्रीज़ हो रहा है, एक यूनिट हम एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू बन रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर मान लो कि आउटपुट में इंक्रीज बाय सेवरल यूनिट्स, मतलब कि अगर यहाँ पर आउटपुट इंक्रीज 10 से 11 हो रही थी, मान लो 10 से 15 हो जाती है, सेवरल यूनिट्स इकट्ठे ही इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस टाइम फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, तो उस टाइम हम मार्जिनल रेवेन्यू इस फार्मूला से निकालेंगे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड चेंज इन क्वांटिटी। इसको हम डेल्टा भी बोल देते हैं और इसका मीनिंग है चेंज इन, यानी कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है और क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो जैसे कि हमने ऊपर गया था तो यहाँ पर तो सिर्फ एक यूनिट चेंज हो रहा था, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 यूनिट का टोटल रेवेन्यू, 10 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू कितना है, 1,000 रुपये है, और टोटल रेवेन्यू देखें अगर हम 20 यूनिट्स का, तो वो 2,000 रुपये हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अब एक यूनिट इंक्रीज़ नहीं हो रही है बल्कि 10 यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो यहाँ पर फिर ये ऊपर वाला फार्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, 1,000 का चेंज हो रहा है, यानी कि इधर हमें ये वाली यूनिट नहीं लिखनी है बल्कि कितना चेंज आ रहा है, 1,000 का चेंज आ रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1,000 एंड चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है वो हमें देखना है, तो 20 माइनस 10 करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 100 हमारा मार्जिन रेवेन्यू आ गया। तो इस तरह से हम सेवरल यूनिट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो इस फार्मूला से मार्जिन रेवेन्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो टोटल रेवेन्यू होगा वो सम ऑफ ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज़ होगा, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मान लो कि हर यूनिट में 5 चेंज हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इतनी यूनिट है और हर यूनिट में इतना इतना मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर 25 आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम टोटल रेवेन्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या है। एवरेज रेवेन्यू को AR करके भी हम लिख सकते हैं। इट इज़ रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट में से अगर हम एक यूनिट, पर यूनिट का प्राइस अगर हम देखें, पर यूनिट सेल करने से जितना हमें रिसीट हो रहा है तो वो होगा एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इट इज़ द रेट एट विच आउटपुट इज़ सोल्ड, ये रेट होता है जिस पर हम आउटपुट को सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, तो रेट मीन्स कि ये प्राइस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला जाएगा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। तो मान लो कि टोटल रेवेन्यू हमारे पास 1,000 रुपीज़ है, एग्जांपल ले रहे हैं, एंड क्वांटिटी 100 रुपीज़ है। ठीक है, रुपीज़ नहीं है, 100 यूनिट्स है, एंड टोटल रेवेन्यू 1,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अब हम AR निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू निकल कर आ गया 10 रुपये, जिसको कि हम प्राइस भी बोल सकते हैं। तो प्राइस कितना आ गया, 10 रुपये, या इसको आप AR भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ AR एवरेज रेवेन्यू इज़ कांस्टेंट देन MR मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। जब AR
ए आर मीन्स कि प्राइस कांस्टेंट होगा किसी भी आउटपुट का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमेशा हमेशा इक्वल होंगे। और अगर मान लो एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, वो अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस है, तो फिर एम आर और ए आर इक्वल नहीं होंगे। तो अब ए आर यानी कि प्राइस कांस्टेंट कौन सी स्थिति में होगा? अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। ठीक है, प्राइस अपने आप ही मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सेट होता है, और कोई भी फर्म प्राइस लेने वाली होती है, बनाने वाली नहीं होती, और उस प्राइस के ऊपर फर्म कितना भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ए आर इज़ कॉन्स्टेंट, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंडर होगी। ठीक है, अब इसका रिलेशन हम देख लेते हैं। तो ये एक टेबल बनाया है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन ए आर इज़ कांस्टेंट। हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि ए आर ₹5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट है यूनिट्स में, ये गिवन है आउटपुट क्वांटिटी 1 2 3 4 5 तक हैं, एंड प्राइस ए आर जो जिसको कि हम प्राइस और ए आर इक्वल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने एज्यूम किया कि ये ₹5 है। ठीक है, तो ये ₹5 हर एक यूनिट का प्राइस कांस्टेंट है। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू हमने डिस्कस किया अभी कि एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यानी कि प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर प्राइस ये है और क्वांटिटी ये है, तो 1 × 5 5, 2 × 5 10, 3 × 5 15 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20, एंड 5 5 ज़ा 25 आ गया। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू हमने अभी डिस्कस किया कि फार्मूला उसका है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। जब एक एक यूनिट में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये वाला फार्मूला हम मार्जिनल रेवेन्यू के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 -0 यानी कि ये TRN है, तो इससे पीछे वाली जो टोटल रेवेन्यू होगी तो वो ज़ीरो होगी। यहाँ पर इससे पीछे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी सेल नहीं हो रहा है, तो ये ज़ीरो एज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पर। तो ये 5 - 0 5 आ गया, फिर 10 में से 5 गए, फिर 5 आ गया, 15 में से 10 गए 5, इसी तरह से 20 - 15 5, 25 - 25। तो अब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस टेबल से क्या रिलेशनशिप हमने स्टडी किए देखते हैं। टोटल रेवेन्यू हमने देखा यहाँ पर कि अगर हम एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया TR इक्वल टू AR मल्टीप्लाई Q। एंड एक हमने पीछे और डिस्कस किया था कि TR टोटल रेवेन्यू इक्वल टू हो सकता है सुमेशन ऑफ MR, मीन्स कि सम ऑफ ऑल द MR मार्जिनल रेवेन्यू जितने भी हैं 1 2 3 4 5 हैं इधर, तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी ₹25 है। अब हमने डिस्कस किया था कि एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइड क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू 25 है और यहाँ पर क्वांटिटी 5 है। अगर हम 25 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज रेवेन्यू 5 ही आ जाएगा, जो कि हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू 5 ही था। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू तो ऑलरेडी हम ऊपर टेबल में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि टोटल रेवेन्यू कर्व किस तरह से बनाया जाएगा। जब प्राइस में और जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है दोनों ही कांस्टेंट होंगे, इक्वल होंगे, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट से। बिल्कुल कांस्टेंट रेट से ये टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, एंड एक स्ट्रेट लाइन ये टोटल रेवेन्यू कर्व बनाएगा जो कि मूविंग अपवार्ड होगा। ठीक है, और इसको बिल्कुल ऑरिजिन से हम ड्रॉ करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जब टोटल रेवेन्यू ज़ीरो होगा तो आउटपुट भी उस टाइम ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो इसको हम ऑरिजिन से बनाते हैं। अब देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसे होगा। तो ये
MR और AR कर्व है, ठीक है। ये स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन एक बनाएंगे और यहाँ पर हमने आउटपुट दिखाई है, साइड रेवेन्यूज़ हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि सेम प्राइस पर, एक ही प्राइस के ऊपर कितनी भी क्वांटिटी आगे सेल की जा सकती है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो हम ये सारे जो स्टडी कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर ही अभी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर AR कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं ईड इक्वल टू इनफाइनाइट करके। इफ़ AR इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर AR मीन्स प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में किस तरह से ये सारे रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिलेशनशिप जाएगा AR, TR और MR का। और ये वाली सिचुएशन आएगी मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर, ठीक है। क्योंकि मोनोपोली में कोई भी फर्म है वो प्राइस मेकर होती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइस मेकर होती हैं ये कंपनीज। तो यहाँ पर प्राइस में चेंज हो सकता है आउटपुट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल, आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउटपुट हैं और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू प्राइस लिया गया है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यानी कि जब आउटपुट 1 है तो प्राइस 10 रुपीज़ है एंड जब 2 आउटपुट यूनिट 2 यूनिट्स आउटपुट हैं तो प्राइस 9 रुपीज़ है। इसी तरह से जब 10 आउटपुट यूनिट्स हैं तो प्राइस 1 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमें वैसे भी हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने किया था कि जैसे जैसे हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता जाता है, प्राइस कम होता जाता है उस हिसाब से, या हम बोल रहे हैं कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो आउटपुट इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है। और अब देखते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होता है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोल रहे हैं, तो प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। 1 × 10 आ गया, 2 × 9 18। ये देखो आउटपुट है और ये प्राइस है। तो इस तरह से हमने सारा टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखते हैं कि अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि प्राइस 10 9 चेंज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज होगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमने फार्मूला MR = TR n - TR n - 1 किया था। तो 10 - 0, ठीक है। टोटल रेवेन्यू 0 आउटपुट पर टोटल रेवेन्यू भी 0 होगा, इसलिए 0 लिया। 10 - 0 10, 18 - 10 8, 24 - 18 6। इस तरह से हमने सारा मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया और हमने देखा कि 6th यूनिट के ऊपर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 0 है और 6th यूनिट के बाद मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम एक डायग्राम के साथ इसको समझेंगे। तो डायग्राम इस तरह से बनेगी ये, अगर हम इस सारे डाटा को अगर हम डायग्राम इस तरह से ग्राफ में बनाएं तो इस तरह से एक डायग्राम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये आउटपुट हो गया इस साइड, ये नीचे हमने आउटपुट लिया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ इस क्वेश्चन में लिया था 1 2 3 4 5, ये सारे आउटपुट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर हमने टोटल रेवेन्यू लिया ऊपर वाले कर्व में, क्योंकि ये टोटल रेवेन्यू कर्व को शो करेगा इधर, और साथ में हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे वाले कर्व में हमने ये इस तरह से लिया, ठीक है। नीचे वाला जो हमने ये ग्राफ लिया यहाँ पर। तो अब देखिए हमने यहाँ पर देखा था टेबल में कि जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे यूनिट्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। पहले 10 से 8 हुआ, फिर 8 से 6, यानी कि टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है। पहले 18 हो गया, फिर 24 हो गया, ठीक है, 6 की इंक्रीमेंट हुई, फिर उसके बाद 4 की इंक्रीमेंट हो रही है, फिर उसके बाद 2 की इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से ये टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है,
ठीक है। उसके बाद ये स्टिल हो गया, जीरो हो गया मार्जिन रेवेन्यू, तो ये यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होना बंद हो गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और वो कैसे, जब टोटल रेवेन्यू हमारा कम होना स्टार्ट हुआ तो मार्जिन रेवेन्यू भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को अब हम यहाँ इसी ग्राफ में देखेंगे। यहाँ देखिए टोटल रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अप टू फिफ्थ यूनिट तक ये सिक्स्थ यूनिट तक ये इंक्रीज़ हो रहा है, जहाँ पर मार्जिन रेवेन्यू ज़ीरो है। तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर आगे फिफ्थ यूनिट तक ये इंक्रीज़ हुआ और सिक्स्थ यूनिट पर ये स्टिल रहा, यानी कि यहाँ भी 30 है और यहाँ भी ये 30 ही है, ये स्टिल हो गया। और जब ये टोटल रेवेन्यू स्टिल हो गया, मतलब कि बढ़ना इसने स्टार्ट थोड़ा सा, इस यूनिट के बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया सेवन्थ यूनिट पर। तो सिक्स्थ यूनिट के बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सिक्स्थ यूनिट जहाँ पर ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू हमने देखा, जो हमने ड्रॉ किया था वो ज़ीरो हो गया है, ठीक है। इससे पहले मार्जिनल रेवेन्यू हमारा डिक्लाइन हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था, इसी वजह से जो टोटल रेवेन्यू था वो भी इंक्रीज़ हो रहा था बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा था, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा था। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो गया तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर इससे आगे फिर सेवन्थ यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला गया तो टोटल रेवेन्यू भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। फिर हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू जब OX कर्व को टच कर रहा है तो एवरेज रेवेन्यू भी ज़ीरो है, यानी कि अगर मान लो प्राइस ज़ीरो है तो रेवेन्यू भी ज़ीरो ही होगा, तो दोनों यहाँ पर ज़ीरो हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप शो कर सकते हैं एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, जहाँ पर कि प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। तो इस तरह से इस पूरे टेबल को हम, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इसको इस तरह से डायग्राम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी इजीली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली एंड फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अभी जो हमने डिस्कस किया एक डायग्राम, उसमें हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट के केस में इनको स्टडी करें तो देखिए क्या फ़र्क होगा दोनों में। दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ फ़र्क होगा। देखिए यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा क्लोज है OY लाइन के, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्लोज होगा और इसका रीज़न ये है कि ये लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक मीन्स कि हमें पता है कि मोनोपोली के केस में एक ही सेलर होता है, ठीक है, एक ही सेलर होता है और वही वो यूनिक प्रोडक्ट सेल करता है जो उसने बनाया है शायद, तो और कोई सेलर मार्केट में नहीं है, बाकी सारे बायर्स हैं, ठीक है। तो अब वो सेलर किसी भी प्राइस के ऊपर उसको सेल कर सकता है। अगर वो प्राइस बढ़ा देता है या कम कर देता है तो वो उसकी अपनी चॉइस है, बायर्स को वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी जो उस प्राइस वो सेलर वो मोनोपोलिस्टिक सेट कर देगा, ठीक है। तो अब प्राइस में चेंज होने से यहाँ पर रेवेन्यू में, यानी कि डिमांड जो भी होगी बायर्स की, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये एवरेज रेवेन्यू कर्व मोनोपोली में लेस इलास्टिक होगा, तो ये नियर टू OY कर्व होगा, ठीक है। और अगर हम देखें कि इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो नहीं होते हैं, सबके जो प्रोडक्ट हैं सेलर्स के वो अलग अलग होते हैं, लेकिन वो अपने आप में फिर भी यूनिक होते हैं, पर फिर भी हम उनको सब्स्टिट्यूट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम दूसरे जो ब्रांड नेम है, दूसरा जो मोनोपोलिस्टिक है कंपटीशन के अंदर जो सेलर है उसकी चीज़ को हम उसके प्रोडक्ट को हम खरीद सकते हैं, तो हम प्राइस बढ़ने पर हम मूव कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो मोर इलास्टिक होगा, यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी। तो ये मोर इलास्टिक है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा प्राइस के कम या ज़्यादा होने का। और यहाँ पर रीज़न मैंने बता ही दिया कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यूज़ कर्व हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हैं, ये थोड़े से ओ वाई एक्सिस से थोड़े से दूर होंगे इस तरह से, जो कि मोर इलास्टिसिटी को शो करेंगे, और ये थोड़ा नियर होंगे जो कि लेस इलास्टिसिटी को शो करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। इज एवरेज रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ डिमांड। क्या एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है? तो पहले हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती जाती है। मान लो कि यहाँ पर 5 रुपये प्राइस था और 10 यूनिट्स यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी कम हो गई, 8 यहाँ पर 8 के ऊपर हो गई जब प्राइस मान लो 5 से 10 हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्राइस और आउटपुट क्वांटिटी डिमांडेड का यहाँ पर हमने रिलेशन डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम एवरेज रेवेन्यू कर्व की बात कर रहे हैं, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जैसे कि हमने डिस्कस किया उसको हम प्राइस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम प्राइस और आउटपुट को ही डिस्कस कर रहे हैं कि इतने प्राइस पर कितना आउटपुट, जो कितना हमारा आउटपुट सेल हो रहा है। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर 10 रुपये प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी मान लेते हैं कि 5 है। ठीक है। और अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो, आउटपुट जो है वो बढ़ गया। ठीक है। यहाँ पर भी सेम लॉ वैसे ही अप्लाई हो रहा है जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हो रहा था। तो ये भी जो एवरेज रेवेन्यू है ये भी प्राइस और आउटपुट के रिलेशन को ही शो कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आई होप आपके रेवेन्यू से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।